आदरणीय उपस्थित ऐतिहासिक नगरी देश की हमारी जयपुर और राजस्थान की राजधानी के जागरूक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी परिवार के साथीगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तरफ से आपका स्वागत भी है और देश में 4 तारीख को एक आम जनता, गरीब परिवार, एक नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय और जो देश का वो नागरिक जिसको सरकार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसके प्रशय की आवश्यकता होती है, उसके दर्द को रूबरू करने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, कुछ बातें आपसे करने से पहले मैं 4 वीडियो आप लोगों ने यूँ पब्लिक पर से डोमेन में है वो बात, पर हम शुरुआत करने से पहले 4 वीडियो राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से सुनाना चाहते हैं और मीडिया के माध्यम से उस भाव को जिसमें हमारे अपने प्रधानमंत्री, जिनको आम लोग ने जन भावनाओं से बड़ी बहुमत देके चुना था, उन्होंने क्या क्या 2014 के पहले और उसके आसपास बोला था और फिर देश के हालात क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चारों वीडियो वो करो, एक एक करके। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा है क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। कम से कम वो तो रूलिंग पार्टी को बोलना चाहिए। रोको भैया, बस अब दूसरा जब मोदी जी हैरान है, आप लोगों को क्या हो गया है? जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो चुप क्यों है? मोदी जी भी हैरान है, हम भी हैरान हैं। आपके घरों में भी असर है इस महंगाई का, आम जनता को तो असर है ही है, पर मीडिया का वो कर्मी, मीडिया का वो साथी जो रोज धूप और बरसात और यातनाएं सह के अपने परिवार से सेक्रीफाइस कर करके लोकतंत्र को मजबूत रखता है, नौकरी नहीं करता है, केवल अपना काम नहीं करता, इस देश की इस विरासत को जिसमें 75 साल जिया है, आपको और हमको और आम जनता को अधिकार दिया है, वो मीडिया चुप क्यों है? ये सवाल है। दूसरा नहीं, महंगाई कम हुई कम? जरा ये मेरी बंजारा बहनें बैठिए, बताइए, हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? अरे कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी ने महंगाई को जहां छोड़ा था वहां तो वापस ले आओ, जहां मनमोहन सिंह जी ने वापस छोड़ा था, मोदी जी वहां तो वापस ले आओ। सवाल है कि महंगाई 2014 से पहले क्या थी, आज क्या है? जिस मुद्दे पे देश की सरकार बनी मोदी जी पे, आपने, आम जनता ने, देश की जनता ने, ये कांग्रेस बीजेपी की जनता नहीं होती है, देश की जनता होती है, तो देश की जनता ने भरोसा किया जिन मुद्दों पे, उस मुद्दे का आज क्या हर्ष है? ये सवाल आज देश के सामने है या नहीं है? इन अंधे और गूंगे लोगों को महंगाई नहीं दिखती है। तो वो देश का नागरिक जो आज इन आशाओं से था कि काला धन आएगा स्विस बैंक से, जो परसेप्शन बनाया गया था कि कांग्रेसियों का स्विस बैंक में काला धन है, वो हम लेके आएंगे। सबको पता है जो स्विस बैंक में 2014 में जितना अमाउंट, जितनी राशि रखी थी, आज 2022 में उससे सीधी डबल है भारतवर्ष की, इस देश के नागरिकों। मोदी जी उस भावना को एक कदम भी कभी आगे नहीं बढ़े। साथियों, बड़ी विनम्रता से कुछ सवाल आज देश के सामने हैं। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज हमारे देश में है। 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45% युवाओं के पास काम नहीं है। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था मोदी जी का,
हर साल 1,35,00,000 रोजगार वापस रिमेम हो गए, चले गए, बढ़ना दूर की बात। रोजमर्रा खाने पीने की चीजों पर, जैसे दही पे, आटे पे, चावल पे, और वो जो आप और हम रोज खाते हैं, खाने पीने की चीजों की हमारी जो सरकार होती है, ये जनता द्वारा चुनी हुई ऐसी सरकार होती है जिसको जनता के लिए करना होता है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। देश में आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, इनकम आप सोर्स सरकार के कम होते हैं, तो जनता की जेब पे कैसे डाका डाला जाए, उसका एक ऐसा उदाहरण जो विश्व में दूसरी जगह कहीं भी नहीं है, सिर्फ मेरे देश में, पाकिस्तान में भी नहीं, श्रीलंका जो दिवालिया हो गया वहां भी नहीं है। हमारे देश में आटे पे, दही पे, चावल पे टैक्स है, जीएसटी है। साथियों, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर क्या हालात है। बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो मोदी को वोट दो, और हम सब ने उनकी सहायता की थी। आप लोग उसको लाइव करते थे, नेशनल स्तर पे करते थे। जब मैं आप कहता हूं तो ये मीडिया के पूरे होल मीडिया की बात, ये सवाल है आज, ये आप लोगों को, हम सबको जागने की आवश्यकता है। देश हमारा है, आपने अपने विचार हमारे हो सकते हैं, पर ये जागरूकता का एक भाव हो सकता है कि जब पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, आज क्या आम जनता जो पेट्रोल डीजल भरा रही है, उसका बड़ा हिस्सा जो सरकार के कुकर्म है, जो मोदी जी की अकर्मण्यता है, उसको ढकने में जाता है। उधर इनकम घटी, उस इनकम की पूर्ति आपसे, हमारे से, आम जनता से पेट्रोल डीजल के टैक्स के रूप में करते हैं। क्या कारण है कि डॉलर के मुकाबले मोदी जी की उम्र से बड़ा रुपया हो गया, 80 रुपए से आसपास पहुंच गया? क्यों? देश में पिछले 2 साल से आर्मी का एक भी नहीं, कोई वैकेंसी नहीं निकली, और निकली 4 लाख लोगों की तो 4 साल के लिए, और 4 साल बाद 17 साल का वो युवा साथी जो ट्रेन हो जाएगा वेपन चलाने के लिए, वो 4 साल बाद फ्री हो जाएगा, क्या करेगा इस देश का? उसका गुस्सा जब निकलेगा, जितनी हम अलग अलग राज्यों में जो नॉर्मल वैकेंसी नहीं होती है, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से टेम्परेरी जॉब दिए जाते हैं, जब उनको निकाला जाता है, कितने आंदोलन होते हैं। देश के क्या हालात होंगे, अकल्पनीय। लद्दाख, अरुणाचल में अब तो आप लोगों ने भी मान लिया, मीडिया ने भी मान लिया कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया। मोदी जी का झूठ, प्रधानमंत्री इस पर चुप भी है और इससे पहले झूठ भी थे, जब जाहिर हो गया। ऐसा क्यों है कि फसल बीमा योजना की कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपया पर ईयर लाभ होता है और किसानों की आय दुगनी नहीं होती है? क्या कारण है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और समर्थन मूल्य, एमएसपी की जो बात हुई, उस पर आज तक सरकार के एक कदम आगे नहीं बढ़ा, न एक शब्द बोला, न कृषि मंत्री, न कोई सरकार का नुमाइंदा उस पर बात ही नहीं करता है। आंदोलन को, आंदोलनकारियों को, देश को झूठ बोल के, गुमराह करके आपने क्वेश्चन कर दिया और फिर वही खड़े हैं। इसके लिए दोषी कौन? 2014 में इस देश पे 56 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे। 2021 में 1,39,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। 2023 तक जाते जाते 1,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अगर इस साल, सिर्फ इस साल जितनी देनदारियां भारत सरकार को ऋण के रूप में चुकानी पड़े, तो जो आज हमारी विदेशी मुद्रा है उसका 44% कम हो जाएगी। जितने 44% अगर कम हुई तो जो डॉलर 80 रुपए का है, इसकी कीमत अनाप शनाप बढ़ जाएगी। जैसे ये बढ़ी तो महंगाई श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये संकट आज देश के सामने है, ये चुनौती है। इस भावना में कि 12 लाख करोड़ बैंकों के, उद्योगपतियों के माफ कर दिए लोन, 5 लाख करोड़ उद्योगपतियों में सिर्फ 10-15 लोग, उनका जो टैक्स लगते हैं वो रिमेम्ब कर दिए, वापस ले लिए। और किसानों को जब
राहुल जी या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि किसानों का ऋण माफ करना चाहिए, तो इनकी ये रेवड़ी वाली पद्धति देश को बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री के भाषण आते हैं रेवड़ी पद्धति। तो जब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों के माफ किए, तो किसानों के माफ करने में या किसान आम जनता को सहायता देने में आपको रेवड़ियां क्यों लगती है? ये देश के हालात है। साथियों, बातें बहुत हैं, पर भावना एक है कि इस देश में, जैसा मैंने कहा कि 75 से 80% हमारी जो जीडीपी है उसके आसपास हमारा कर्ज का है कि वैल्यू चल रही है, या कर्जदार देश हो गया है। तो चाइना, जो श्रीलंका के हालात बने वो इसके आसपास के ही थे, या इससे थोड़े बढ़ के थे। तो चिंता है कि देश का एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही, जिससे आम जनता दुख से भरे जीवन जीने के लिए निर्भर होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। एक तरह से इस सरकार की 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की भावना है वो 90 करोड़ भी हो जाएंगे तो देश दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। जैसा मैंने कहा, 8 जून 10%, 8% से ऊपर महंगाई की दर जाने वाली है अगले साल तक। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं हमेशा झूठ के आते हैं, फिर भी उनका भी मान ले तो भी महंगाई और आने वाले समय में एक बड़ा दानव बन के आएगी। इससे भारत सरकार के इन रवैयों के कारण जितने भी भारत सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग हो या इंडिया इकोनॉमी के जितने जो EMI के जितने भी आंकड़े होते हैं, इनमें रोजगार जो घटे, महंगाई जो बढ़ी, भारत सरकार पे जो कर्जा बढ़ा, भारत सरकार का जो GDP के मुकाबले कर्जे की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये सब इस बात का घोतक है कि देश आर्थिक रूप से संकट में जाता जा रहा है। साथियों, ये भावना सिर्फ बोलने की या करने की नहीं होती है, या पॉलिटिकल एक हमारा दायित्व हमने निभा दिया, राजनीतिक दायित्व हमने निभा दिया और अपनी बात कह दी, आप लोगों ने छाप दी, जनता ने पढ़ ली। ये सिर्फ इससे आगे बढ़कर आम जन को इस भावना से जगाना कि हमारी सरकार, जिसको हमने चुना, जिस सरकार ने हमें जो वादे किए, जब उनको पूरा करने का समय आता है तो नई बातें बताते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक, आने वाले 47 तक हम विकसित भारत बना देंगे। जितनी बातें 2014 में कही थी मैंने आपको सुनवाई। ये तो सिर्फ 2-3 वीडियो, ऐसे 200-400 वीडियो मोदी जी के मार्केट में घूम रहे हैं, जो उनके झूठ को चिल्ला चिल्ला के पुकार के कहते हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठा है। ये दुख होता है कहते हुए कि मेरे देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, पार्टियां देश से बड़ी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये सब जागरूकता हमको, आपको एक साथ निभाने की आवश्यकता है। साथियों, बातें बहुत हैं, पर जो विदेशी निवेश है लगभग 10 लाख करोड़ का हमारे यहाँ से इस सरकार के रहते हुए इस 5 साल में वापस चला गया। जो मोदी जी पहले 5 वर्ष में पूरी दुनिया का दौरा कर करके रोज हेडलाइन बनाते थे, वो पैसा खर्च किया अपनी जगह, उसके जरिए जो पैसा देश का आना था, देश में आना था, वो और चला गया। और मोदी जी आपको नई सब्ज बाग दिखाते हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात सुनाते हैं। जो संकट है, मेरे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह का रवैया अपनाते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बचत, खपत, रोजगार और उत्पादन, ये भावना बनती है। GST जिस तरीके से लगा के दी और कोविड में जिस तरीके का अकाल एक तरह से अर्थव्यवस्था पे आया, उनको ढाल बना के नरेंद्र मोदी जी अपनी अकर्मण्यता को छुपाना चाहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार के वो 10 साल जिसमें मनमोहन सिंह जी ने अपना देश के लिए, कांग्रेस की सरकार ने अपना सब कुछ दिया और जहां देश पहुंचा था, और ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी के जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, सब्जी बाग दिखाए, जनता का समर्थन लिया, इसकी तुलना करने का समय है। इसकी तुलना इस भावना से भी होगी कि
एक तरफ जब भ्रष्टाचार के आरोप 2G का 4G का कोयले के जो बिक्री हुई थी उसका लगाए थे, आज इस 9 साल में 8.5 साल में एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा। उल्टे इनने जो अलग अलग समय पे इन पे भ्रष्टाचार के जो केस लगे वो धीरे धीरे सर्वविदित होने लगे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इन सब बातों से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि खाने पीने की चीज़ों की बात हो या किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, हर भारतीय को अपना एक घर मिलेगा इस भावना की बात हो, हर घर में नल जल, नल से जल इस सब्जबाग की बात हो, 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, ये सब नारे एक तरह से थोते और झूठे साबित हो गए। अब विकसित भारत पर कैसे भरोसा करें इस सरकार का, इसमें आप सहयोग करें, देश की जागरूकता में सहयोग करें। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि सवाल है ये आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में हम छोड़ना चाहते हैं कि टूटता रुपया, कमर तोड़ महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी, बढ़ता व्यापार घाटा, देश छोड़ते निवेशक और कर्जदार होता किसान, बढ़ता हुआ नशे का कारोबार। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बढ़ता हुआ नशे का कारोबार। इतना बड़ा, हर जगह नशे के बड़े बड़े कंटेनर पकड़े जा रहे हैं और वो भी ड्रग्स के। जो चिंता का विषय, बेरोजगार युवक को नशे में ढकेलने की एक साजिश सरकार की है जो हिटलर ने अपनाई थी, इतिहास कहता है इस बात को। तो हम सबको, आप सबको इस पर जागरूक होने की बात है। प्रधानमंत्री तिरंगे की बात की उन्होंने, देश की सरकार ने की, हर नागरिक का दायित्व था इस देश के तिरंगे को मस्तक सम्मान हमेशा बढ़ा रहे, विश्व में हम विश्वगुरु बने। पर सब बातों के बाद भी तिरंगे का जो बातें मैंने बताई, अगर ये नहीं हुई तो भी तिरंगे के साथ एक तरह से अन्याय है। मैं फिर से एक बार, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 4 तारीख को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक भव्य आयोजन, आम जनता के लिए, आम नागरिक की लड़ाई के लिए, महंगाई से बढ़ती हुई मार के लिए हम सब ने कहा है। बाकी जो आंकड़े हैं ये अलग अलग लिखित में आपको मिल जाएंगे। पर सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का दायित्व तो है पर सिर्फ उसका नहीं है, ये दायित्व आपका भी है, मीडिया के उस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सैनिक का भी है। वो दायित्व मीडिया हाउसेस का मैं कोई विरोध नहीं करता हूं, पर यह सवाल है देश में कि ये रेवेन्यू मॉडल मीडिया का भी ऐसा हो गया है कि वो सरकार पे डिपेंडेंसी की ओर जाने लगा, उसमें पत्रकार के हितों के साथ भी कुठाराघात होने लगा। ये चिंता लोकतंत्र को बर्बाद करने की है। ये जो सवाल उठते हैं लोकतंत्र के लिए एक घातक संकेत देते हैं। तो ये सब चिंताओं से कांग्रेस चिंतित है। देश के आम नागरिक के दुखों से कांग्रेस पार्टी का विचार भी दुखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सब इसमें सहयोग करें और इस अलग को, इस आग को, जिसमें कांग्रेस पार्टी एक तरह से हवन करना चाहती है इस सरकार के खिलाफ, आप सब भी इसमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। इसकी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन पार्टी लीडरशिप की जो संकट है उससे भी जूझ रही है। तो क्या ये माना जाए कि पहली बार जब राहुल गांधी तैयार नहीं है तो गैर गांधी जो है अभी अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं? देखो, 2 बातें। एक तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सिर्फ मोटिव आप लोगों को बुला के इश्यू दिया गया है उसके आधार पे है, फिर भी आपका सवाल जायज़ है। तो अभी कांग्रेस पार्टी का चुनाव कार्यक्रम कल जारी हो गया है। अब ये ओपन प्लेटफॉर्म है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें कौन अध्यक्ष बनना चाहते हैं वो सब आपके सामने आएंगे। उनको कांग्रेस के डेलीगेट्स वोट डालेंगे, वोट डाल के जो नया अध्यक्ष होगा उसको चुनेंगे। तो मेरे ख्याल है ये जो सवाल है 1 महीने के अंदर इसका समापन होगा। तो आपका वाजिब और गंभीर सवाल है पर उत्तर भी गंभीर है। लेकिन सर, पब्लिक डोमेन में आप वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी कह चुके हैं कि मैं नहीं बनना चाह रहा, हमारे वाले भी मना कर रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में तो सब मना कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि मैं नहीं बनना चाहता, ये अधिकार है सबका ये कहने का कि एक्स निर्दोष, सब पूरा देश कहना चाहता है, एक कांग्रेसी कहता है राहुल गांधी जी को अध्यक्ष होना चाहिए। इसका मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, भावना अपनी जगह हो सकती है पर पार्टी की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है।
जो होगा थोड़े दिन में सामने आएगा। मैं मानता हूँ इसका सबको हमें सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस जन होने के नाते हम सब इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारा देश के प्रति दायित्व है, उस दायित्व को हम सबको निभाना है। पटवारी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा या मनोनयन होगा, क्या लगता है? नहीं, बात जब इलेक्शन प्रोसेस होती है, एक संविधान एक पार्टी का होता है, देश का एक संविधान होता है। अब चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो फिर अब नॉमिनेशन की या किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट की तो बात मैं समझता हूँ सारगर्भित नहीं दिखती है। तो आपका मेरा अनुरोध मैं पूरे सवाल के उत्तर में दे चुका हूँ। जीतू जी, शिवराज जी को बीजेपी ने किसी कमेटी में नहीं लिया अपनी टॉप लेवल, जहाँ वो पहले थे वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, वो किसको लें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये सवाल नहीं है देश के सामने। सवाल ये है कि विधायकों की मंडी नरेंद्र मोदी के रहते हुए क्यों लग गई। यार, इस देश में आदिकाल था, उस आदिकाल में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। जब सभ्य समाज बना तो इंसानों को गुलामों से रोकना पड़ा, इनको बेचने और खरीदी पे एक तरह से ब्रेक लगा। फिर सभ्यता की ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तो हम चयन करके लोगों को, जनप्रतिनिधियों को चुनने लगे जिसकी ताकत दी जनता को, और उस ताकत को कैसे बेचा और खरीदा गया। जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ होता है इसलिए चुना जाता है, विधायक और सांसद इसलिए चुने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 400 के आसपास विधायकों की दल बदली हुई, जिसमें से लगभग कहीं चला 50 खोखा, कहीं चला 20 खोखा, कहीं चला 30 खोखा, कहीं चला 35 खोखा, 10-10, 11-11 राज्यों में। तो सवाल तो यह है, कौन अंदर होगा और कौन बाहर होगा, इससे हमें नहीं, देश को भी मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि आपका फोकस विधायक क्यों बिकते हैं इस पे होना चाहिए, ये सवाल है। पटवारी जी, अभी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा। उन्होंने दो मुख्य सवाल किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं है, आज कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो एक ऐसा नेतृत्व है जो गंभीर नहीं है, नॉन सीरियस है, ये उन्होंने आरोप लगाया। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं गुलाम नबी आज़ाद जी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के और कांग्रेस के साथ कई साल तक काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको जितना सम्मान दिया पब्लिक डोमेन में। मेरी उम्र भी ये कहती है कि, मेरा अनुभव भी ये कहता है कि मुझे गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा उस पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। पर कुछ सवाल देश के सामने है, कांग्रेस के सामने, कि गुलाम नबी आज़ाद जी को उस समय जब देश को आवश्यकता थी एक अच्छे और सच्चे विपक्ष की, उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत देश में वो सवाल उठाए जा रहे हैं जिसकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने गर्त में लेके गए इस देश को, ऐसे समय जब चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिसकी डेट डिक्लेयर हो गई और लोकतांत्रिक तरीके से चुन के एक अध्यक्ष चुना जाना है, उस समय जब उनको खुद को भी इस अवसर का लाभ लेना था, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी जी के सामने जो पत्र लिखा था शुरू में 23 का, जिसको नाम देके, यही तो सवाल थे। और जब वो पूर्ण होने जा रहे थे तब ऐसा कदम क्यों उठाया? इससे बिना आग से तो धुआं नहीं निकलता, कुछ तो शंका होती है, सवाल खड़े होते हैं। हर कांग्रेस जन की भावना बनती है, वो कांग्रेसी जो जिले में, ब्लॉक में, बूथ पर काम करता है, उसको दिल्ली में क्या हो रहा है, किसका हित है, किसका हित है, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, इससे ज्यादा कांग्रेस के विचार की चिंता होती है। गुलाम नबी जी के इस कदम से उसको दर्द हुआ है, उस कार्यकर्ता को, उस भावना को जो कांग्रेसियत इस देश में लाना चाहती है, उसको दर्द हुआ है। जहाँ तक वो पार्टी से उनने छोड़ दी है, तो मैं समझता हूँ उनके किसी बात का जवाब कोई कांग्रेस जन देने के दायित्व रखता ही नहीं। जीतू जी, मेरे दो सवाल है इधर। पहला सवाल, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए चल रहा है, क्या आप लोगों की भावना क्या है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर महंगाई वाले। मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ। ओपन फोरम है, पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से जिसको चुनाव लड़ना है वो फॉर्म अप्लीकेबल करेगा और डेलीगेट्स वोट देंगे। अब ये करेगा, वो करेगा, बी करेगा, ए करेगा, मैं समझता हूँ ये बात कहना भी एक तरह से ठीक नहीं होगा। सर, मेरा दूसरा सवाल, महंगाई को जो आपने बात करें, आपने जयंत सिन्हा जी का लोकसभा में सुना था, राज्यसभा का, उसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई कहीं नहीं है, अगर होती तो पब्लिक सड़कों पे आती।
ये बात सही भी है, क्योंकि जब आपकी यूपीए सरकार थी 50 पैसे भी अगर आप बढ़ा देते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती थी, जनता आ जाती थी सड़क पे। आज नहीं आती है। कहाँ महंगाई क्यों, मतलब किसको जगाने की कोशिश करें? क्योंकि आम पब्लिक को कोई एतराज ही नहीं है, जब पैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने दीजिए, तो आप उनको क्यों जगाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई डिमांड तो आई नहीं क्या आप आंदोलन करिए, वो करिए, इस तरह का? लोकतंत्र में, भारतवर्ष के लोकतंत्र में हमेशा से सम्मान रहा है उस भावना का जो विपक्ष का रोल भी प्ले करता है, और जगह दी है संवैधानिक तरीकों से विपक्ष को भी। विपक्ष को ताकत कौन देता है? मीडिया। विपक्ष को ताकत कौन देता है? स्वायत्त संस्थाएं, कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी। जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो ईमानदारी से अपना धर्म जैसी शपथ लेता है वैसी निभाता है, वो स्वायत्त संस्थाएं जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को सुनी जाती, तब जाकर जनता के कानों में, उनकी आंखों में इस तरह का दृश्य दिखता है कि हम मार खा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि वो सब कोलैप्स हो रहा है धीरे धीरे। आप देखो कि जिस तरीके से सिर्फ विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार जहां हो वहां कार्रवाई हो, पर सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है। 72 लोग बीजेपी के जिनको ईडी का नोटिस मिला और बीजेपी में उन्होंने चले गए, अलग अलग पार्टियों, कांग्रेस के भी गए। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के पद मिले, राज्य मंत्री के पद मिले, राज्यपाल के पद मिले, केंद्र में मंत्री बने, पर ईडी का कोई संबंध नहीं गया। क्या कारण है? यह सवाल सामान्यतः दिखता है, नहीं दिखता? तो देश में आपका जो सवाल बाजू है कि जनता को दर्द क्यों नहीं दिखता है महंगाई का। जनता दर्द नहीं, खून के आंसू रो रही है महंगाई से। पर जब खून के आंसुओं को रिप्रेजेंट करने का दायित्व विपक्ष पे है और विपक्ष को मजबूत रखने का दायित्व आप पे है, मीडिया पे है, वो कोर्ट पे, जो संवैधानिक स्वरूप देती इन भावनाओं को, वो सब कोलैप्स है। इसलिए ये अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं मानता हूं सब सुधार होगा, भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसके लिए ये दौर आएंगे। नरेंद्र मोदी के झूठ सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता लोग भोग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का असली चेहरा पकड़ के उनको जनता ही हराए। आपने किसी के दौरान 2 बातें कही थी, उन्होंने स्पष्ट कर दें क्योंकि स्पष्ट हो नहीं। आपने कहा था कि भारत के हालात श्रीलंका जैसे बन जाए, इसको जरा सा पहले नहीं, मैं कह चुका हूं। मैंने कहा देखो दो बातें, तो इसका ही उत्तर लो पहले बंद आप लो, मैं दूसरा भी लूंगा आपका। आपकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे यशवंत सिन्हा, उनसे हमने जब सवाल किया था उन्होंने कहा था कि भारत के हालात कभी श्रीलंका जैसे नहीं बन सकते। उसका लॉजिक भी दिया था, वित्त मंत्री रहे। अब आप तुलसी इतर क्यों है वो जानना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा था कि जो ट्रेंड सैनिक वापस आएंगे अग्निवीर के लिए, वो ट्रेंड होंगे सेना से, और यहाँ आकर क्या करेंगे अंदाजा लगा सकते हो। तो वो आपका क्या इशारा है, वो क्या करेंगे? 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता है कि जो अग्निवीर है 4 साल के लिए देश में अगर उनको जॉब मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो जितने इस तरह के वेतन भोगी के रूप में अलग अलग समय पे टेम्परेरी जॉब दिए जाते हैं, जब कुछ सालों तक वो जॉब करते हैं फिर उनको सरकार किसी रूप में हटाती है तो एक आंदोलन खड़े होते हैं। हर राज्य में होते हैं, कोई राज्य नहीं बचा है। तो ये चिंता है कि इस तरह की योजना, हमारा जो पिछला इतिहास है उसने देश को अच्छी दिशा नहीं दी। टेम्परेरी जॉब के जगह परमानेंट जॉब चाहिए मेरे देश के बेटे को, इसीलिए वो सरकार और विधायक और सांसद चुनता है। सवाल ये है, चूंकि 17 साल का एक नौजवान एंट्री करेगा और 21 साल में फ्री हो जाएगा, तो नेचुरल है बचा हुआ जीवन क्या करेगा? यंग रहेगा, युवा रहेगा, सवाल खड़े करेगा। तो उस समय सरकार किसी की भी हो, देश की सरकार होगी, किस तरीके के दृश्य को फेस करेगी, ये चिंता मैंने जाहिर की। दूसरा जो आपने पूछा कि यशवंत सिन्हा जी ने तो कहा कि कभी इस तरह के हालात नहीं होंगे। श्रीलंका के हम भी चाहते हैं हमारे देश के हालात ऐसे। आप भी, कोई देशभक्त ये नहीं चाहता है कि श्रीलंका जैसा उस पर हालात हो। कांग्रेस पार्टी तो चाह ही नहीं सकती, उसका तो सोच ही नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता है, कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद किया है, कांग्रेस पार्टी के वीरों ने शहादत दी, जिनके नाम हम जानते हैं। उनने असंख्य लोग जिनने शहादत भी दी और सामने भी नहीं आ पाए, सेक्रीफाइस किया, उन्नति के लिए नेताओं को खोया है, शहादत दी स्वतंत्र भारत में कांग्रेस पार्टी के लोग।
हम हमारा देश विश्व गुरु बने, इसी की परिकल्पना के साथ जीते हैं और इसी के साथ मरेंगे। इसलिए ये सवाल है कि श्रीलंका में जो जीडीपी का 85% 90% कर्जा हो गया था, हमारे सरकार के आंकड़े हैं, ये मेरे बनाए हुए आंकड़े नहीं है, ये अब मीडिया में आए हुए आंकड़े भी नहीं, आरोप भी नहीं है कि 70% जीडीपी का हम पे कर्जा हो गया है। इस बार भारत सरकार सारी देनदारियां कर दे तो जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है उसका 44% घट जाएगा। जैसे ही घटा उसके आधार पर डॉलर का मूल्यांकन होता है, एक तरह से किसी भी वैल्यूएशन होता है, तो वैल्यूएशन फिर हमारी मुद्रा का कम होगा। संकट है, सोच है, इसीलिए तो ये सवाल है। तो देश अच्छा बने, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, नियत ये है, ये बात करने की भी नियत ये है, आंदोलन करने की नियत भी है, विपक्ष सरकार को आईना दिखाए उसकी नियत भी है। जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि जनता क्यों नहीं बोल रही है, तो जनता नहीं बोल रही इसीलिए तो हमें विपक्ष को, आपको, मीडिया को बोलना चाहिए। तो आपका भी दायित्व है, हमारा भी है। धन्यवाद।